Hello, this is Avinash and I welcome you all to my YouTube channel इनारा, जहाँ पर हम क्या करते हैं, फिज़िक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसी आसान बनाने की कोशिश में हमने क्या किया है, ग्रेविटेशन स्टार्ट किया है। तो ग्रेविटेशन की बारीकियों को सीख रहे हैं। अब ग्रेविटेशन की बारीकियों में मैंने आपको 2-3 लेक्चर्स मैंने इससे पहले अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत आ गई, और अगर ये इतना ज़रूरी है तो ये कहाँ इसकी इम्पोर्टेंस दिखेगी, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं करते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, सीधा क्या करते हैं, अपने लेक्चर पे आते हैं। चलिए भाई साहब, स्टार्ट किया जाए। तो हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं अगर आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाऊं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी से मैं पूछता हूं ना, जैसे मैं जनरली जब अपने क्लासरूम में बच्चों से पूछता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो वो बता देते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स, ऐसा बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चल नहीं रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। ऐसा ऐसा कुछ डेफिनेशन बताते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो एग्जैक्ट मतलब समझाने के लिए ना मैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। अब कॉमन एग्जाम्पल क्या है, ऐसा मान लेते हैं कि ये अर्थ का सरफेस है, ये मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है। अब अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट जो है m मास का, स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि इस स्मॉल m वाले ऑब्जेक्ट को कुछ h हाइट ऊपर ले जाया जाए, मैं ऐसा चाहता हूं। अब मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ था, m मास का ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ था, खुद से तो ऊपर नहीं जा सकता। अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तो खुद अपने से तो वो ऊपर नहीं जा सकता। और अगर किसी के घर में वो खुद से ऊपर जा रहा है तो पूजा वगैरह करवाएंगे अच्छे से। तुम्हारे घर में फिजिक्स नहीं, कोई और शक्तियां हैं जो कारीगर है, तो उनको भगाने के लिए पूजा पाठ जो भी हो सकता है करवाएंगे। तांत्रिक मिल जाए, तांत्रिक की पूजा करवा लो, मौलवी मिल जाए, मौलवी से पूजा करवा लो, जो मिल जाए लेकिन करवा लो भाई, तुम्हारा घर सेफ नहीं है। अगर किसी के घर में ऐसा कुछ हो रहा है, मैं अपने घर के बारे में अगर बात करूं, मेरे घर में क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड के सरफेस पे रखा हुआ है और मैं चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले जाया जाए, तो खुद से तो जाएगा नहीं। तो इसको h हाइट ऊपर ले जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब जो भी मैं वर्क डन करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करता है, वो इस सिस्टम में, कौन से सिस्टम में, अर्थ और मास वाले सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की कहानी है। मैं एक और अगर एग्जांपल बताऊं, अब तुमको पता भी होगा कि अर्थ के सरफेस से अगर h हाइट ऊपर जाते हैं सर, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh का लिखते थे। जब ऐसा मान लेते थे कि अर्थ के सरफेस, रेफरेंस डिसाइड करना पड़ता है। अगर तुम अपने रेफरेंस से h हाइट ऊपर जाते हो तो तुम बोल देते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर तुम रेफरेंस लाइन से नीचे चले जाते हो तो तुम बोलते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mgh। ओके, और कहां पढ़ा है सर पोटेंशियल एनर्जी? तो और अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, स्प्रिंग वाले केस में, स्प्रिंग अगर अपने नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है, स्प्रिंग अगर अपने नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है, तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। ठीक है, अब अगर इसी स्प्रिंग को तुम x अमाउंट कंप्रेस कर लो या x अमाउंट इलोंगेट कर लो, फिर से स्प्रिंग खुद से ना इलोंगेट होगा, स्प्रिंग खुद से ना कंप्रेस होगा। अगर कंप्रेस करना है तब भी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, और अगर इलोंगेट करना है तब भी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है स्प्रिंग को कंप्रेस करने में या स्प्रिंग को इलोंगेट करने में, कहां से, नेचुरल लेंथ से, तो उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप हाफ के x स्क्वायर से फाइंड आउट करते होगे। तो
अब मैं इस पॉइंट पे इन दो एग्जांपल्स के बाद मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बता सकता हूं, और ये जो डेफिनेशन मैं बताऊंगा ये डेफिनेशन आप याद रखें, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो आपको ग्रेविटेशन में हेल्प करने वाला है, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th में सीखोगे वहां पे हेल्प करेगा, ये आपको मैग्नेटिज्म में हेल्प करेगा। तो जब भी कोई बोले कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो सीधा सा डेफिनेशन है भाई, सीधा सा डेफिनेशन क्या है कि सिस्टम को बनाने के लिए या बने हुए सिस्टम में चेंज लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है वो वर्क डन सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये डेफिनेशन याद रखना है, लॉजिकल सा बात है। जैसे ये अर्थ और ब्लॉक वाला सिस्टम बना हुआ है, अब तुम अगर h हाइट ऊपर लेके जाना चाहते हो, मतलब बने हुए सिस्टम में कुछ चेंज लाना चाहते हो, तो बने हुए सिस्टम में चेंज खुद से आएगा नहीं, चेंज लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करेगा वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। उसी तरह स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। अब स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करोगे, एलोंगेट करोगे, दोनों ही केस में अगर तुमने x से एलोंगेट कर दिया या x से कंप्रेस कर दिया, दोनों ही केस में स्प्रिंग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हाफ के एक्स स्क्वायर से लिखते हैं, जहां पर के यहां पे क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो तुम देख लो सिस्टम, स्प्रिंग और ब्लॉक का सिस्टम बना हुआ था, बने हुए सिस्टम में चेंज लाना था, कंप्रेस करना है, एलोंगेट करना है, दोनों ही केसेस में चेंज ला रहे हैं। तो बने हुए सिस्टम में चेंज लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करता है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप सबको ये पोटेंशियल एनर्जी की कहानी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं ना, डिटेल में बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन आ गया मतलब मासेस के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा सोच लो इसका एक डेरिवेशन है। तो दिस डेरिवेशन is important for your school college exam। अगर आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको ये डेरिवेशन चाहिए होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई आपको बोलेगा कि क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो दो मासेस जब कुछ सेपरेशन पे रखे होते हैं ना, तो इनके बीच में एक एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सीधा सा यही डेफिनेशन याद रखना कि इफ टू मासेस आर केप्ट एट सर्टेन सेपरेशन, two masses are kept at certain separation, then the system has certain amount of energy and this energy is known as gravitational potential energy। अब how to find the value of this gravitational potential energy sir, कैसे find out करेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसा मान लो कि हमारे पास वापस से एक सोर्स मास है m, ठीक है, एक सोर्स मास है m, और कहीं दूर, इस सोर्स मास से कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कहीं दूर इस सोर्स मास से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी के मतलब कितना सर, इनफाइनाइट दूरी पर एक टेस्ट मास, इनफाइनाइट दूरी पर एक टेस्ट मास जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, कहीं दूर इनफाइनाइट दूरी पर एक टेस्ट मास जो है वो रखा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अंदर आ जाए, मैं क्या चाहता हूं ये जो ऑब्जेक्ट है वो अंदर आ जाए, या मैं इसको ना दूसरे तरीके से बताता हूं तो एक्सटर्नल एजेंट, मेरा जो डेफिनेशन है वो भी काम आ जाएगा। देख लेते हैं, मान लो ये जो कैपिटल M है और ये जो स्मॉल m है, इनके बीच की अभी जो दूरी थी ना वो कुछ तो स्मॉल r की थी स्टार्टिंग में। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जस्ट जो मैंने डेफिनेशन बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ। मैं वैसे भी डिराइव कर सकता था, लेकिन वहां पे मेरे को वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स का देखना पड़ता, इसीलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया। आपको समझ में आ जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है, जैसा मर्जी करे वैसा डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैपिटल M और स्मॉल m इनिशियली दे वर केप्ट एट सर्टेन सेपरेशन स्मॉल r, ये गिवन था अपने को। हम क्या चाहते हैं कि इस स्मॉल m ऑब्जेक्ट को यहां से उठा करके एक ऐसे पॉइंट पे लाके रखना है सच दैट द गैप बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये मेरी चाहत है, मैं ये करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो कैपिटल M और ये स्मॉल m का सिस्टम जो कोई r सेपरेशन पे रखा हुआ था, मैं इस सेपरेशन को स्मॉल r से इंक्रीज करके इंफिनिटी करना चाहता हूं, ठीक है। अब खुद से होगा क्या सर? तो
खुद से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर खुद से? क्योंकि कैपिटल एम को ये स्मॉल एम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। तो अगर सर खुद से होगा नहीं, और मेरी ये चाहत है कि मैं इस आर सेपरेशन को बढ़ा के इनफिनाइट सेपरेशन कर दूं। अब कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, सर आप तो दूरियां बढ़ाने वाली काम कर रहे हो, कितना अच्छे से दो सिस्टम जो थे वो आर सेपरेशन पे थे, अब आप बोल रहे हो कि इनफिनाइट दूरी कर देते हैं दोनों के बीच में। तो ये समय की डिमांड है, समय की डिमांड है कि दोनों मासेस के बीच की दूरी जो है वो इनफिनाइट करनी है। मैं खुद नहीं चाहता कि कोई एक दूसरे से बिछड़ जाए। ठीक है सर। तो अब जब इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके जाना है, यहां से यहां लेके जाना है, खुद से तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है इस डायरेक्शन में जिसको ओवरकम करना होगा अगर आप उसको इनफिनाइट सेपरेशन पे लेके जाना चाहते हो। मतलब एक्सटर्नल एजेंट जो है उसको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, या एक एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऑपोजिट सेंस में। इस सेंस में तभी हम क्या कर पाएंगे, यहां पर पहुंच पाएंगे। अच्छा, अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करने के लिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल एम मास इज टेकन फ्रॉम आर टू इंफिनिटी स्लोली। ठीक है, स्मॉल एम मास इज टेकन फ्रॉम स्मॉल आर सेपरेशन टू इंफिनिटी स्लोली। अब सर ये स्लोली लिखने का क्या मतलब है? स्लोली लिखने का मतलब होता है कि मैं इसको हमेशा इक्विलिब्रियम में रख के लेके जाना चाहता हूं। इक्विलिब्रियम में रखने से क्या होगा, इसमें कभी भी कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं हुआ मतलब कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। पहले भी ये रेस्ट में था, अभी भी ये रेस्ट में रहेगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। ये कंपलसरी है। मतलब मैं इस मास स्मॉल एम को स्मॉल आर से इनफिनाइट सेपरेशन पे जो लेके जाऊंगा वो धीरे धीरे लेके जाऊंगा, स्लोली लेके जाऊंगा। अब कभी भी क्वेश्चन में अगर आप ये स्लोली वाला वर्ड देखो ना, तो एक बात समझ जाना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है सर? जीरो रखना है अपने को। ठीक है। अच्छा, इस इंस्टेंट पर, अगर इस इंस्टेंट पर मैं एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करूं तो एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर स्लोली लेके जाना है मतलब इसको हमेशा इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू लिखोगे तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर है उतना ही क्या होगा, उतना ही एक्सटर्नल फोर्स भी होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लिखेंगे? कैपिटल जी, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, सेपरेशन का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। अब एक दिक्कत है यहां पे। क्या दिक्कत है सर? तुम जैसे देखो, सेपरेशन जब कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच की दूरी जो है वो चेंज होती जाएगी ना, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जाएगा। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मेरा जो स्मॉल एम मास है वो स्लोली इंफिनिटी तक जाए, वो स्लोली इंफिनिटी तक जाए, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को भी फोर्स जो है जो वो अप्लाई कर रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं ये हमेशा चाहता हूं कि स्लोली जाए तो एक्सटर्नल एजेंट को अपने फोर्स का मैग्नीट्यूड इस ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता रहना पड़ेगा। ठीक है सर। तो इसका मतलब ये जो एक्सटर्नल एजेंट है इसका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसका फोर्स क्या है? वेरिएबल है। अच्छा, अब अगर फोर्स वेरिएबल होता है, अब तुम डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है बने हुए सिस्टम में चेंज लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करेगा वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बना हुआ सिस्टम था, मेरे को बने हुए सिस्टम में चेंज लाना है, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन कराना है। अब दिक्कत क्या आ गई सर? दिक्कत ये आ गया ना कि वो जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, हम जो डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का उसको हम ये बोल देते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखना है। ये मैंने कहां से लिखा है? ये जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन में तब से बता रहा था ना, मैंने वहां से लिखा है। ठीक है, ओके। तो अगर मुझे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन फाइंड आउट करना है तो
तो दिक्कत ये आ गया कि जो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है वो वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते थे? जब भी वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड आउट करना होता है तो क्या करते हैं, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए dw कैलकुलेट करते हैं, फिर प्रॉपर लिमिट्स में उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट करने के बाद अपने को जो मिलता है दैट इज नेट वर्क डन। तो वैसा ही कुछ अपने को यहां पे भी करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे सर? इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आप ऐसा मान लो कि अपन ये बोल रहे हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सेपरेशन बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m इज x। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया। लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम separation between capital M and small m be x। तो अगर कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में सेपरेशन x है तो इस मोमेंट पे जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना है। तो कितना लिख देंगे? कैपिटल G, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट और सेपरेशन का स्क्वायर। अच्छा ठीक है। अब इस इंस्टेंट से मैं क्या करता हूं, अपने स्मॉल m पार्टिकल को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, एकदम छुटकू सा प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट dx दे देता हूं। तो वर्क डन dw बाई एक्सटर्नल एजेंट इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अब तुम देखो फोर्स भी इसी तरफ है, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स भी इसी तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है। तो वर्क डन का डेफिनेशन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। फोर्स का वैल्यू इज कैपिटल G, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट x स्क्वायर dx। ये हमारे पास वर्क डन हो गया एक्सटर्नल एजेंट का। ये तो स्मॉल वर्क डन मिला ना, मेरे को तो नेट वर्क डन फाइंड आउट करना है कि एक्सटर्नल एजेंट यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क डन करेगा पूरे में, वो फाइंड आउट करना है। तो नेट वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन इंटीग्रेशन कर देंगे dw ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। यहां पे इंटीग्रेशन होगा G कैपिटल M स्मॉल m dx अपॉन x स्क्वायर। अब ना इंटीग्रेशन इतना लिखना आसान होता है। मैंने देखा है कि बच्चे यहां तक पहुंच जाते हैं, उनको तकलीफ होती है इंटीग्रेशन में। तो काहे का तकलीफ भैया? तुम अगर देखोगे तो x का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? स्मॉल r। आप x का वैल्यू r से स्टार्ट करोगे और आपको x का वैल्यू कहां तक पहुंचाना है? इन्फिनिटी तक पहुंचाना है। तो जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो x के टर्म्स में इंटीग्रेशन होगा, तो r से इन्फिनिटी अपने को क्या करना है? लिमिट पुट करना है। ठीक है सर। dw एक्सटर्नल एजेंट का नेट वर्क डन अगर करोगे तो ये वर्क डन हो गया टोटल वर्क डन जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। G कैपिटल M स्मॉल m कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल दो। अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर तुमको इंटीग्रेशन करना आता है x टू द पावर n के फॉर्मेट का इंटीग्रेशन है, सॉल्व कर लो। अगर नहीं आता है तो ये याद रख लो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर का जो आंसर होता है वो -1 अपॉन x होता है। तो मेरे को तो याद है, तो मैं लिख दूंगा माइनस में 1 अपॉन x और लिमिट कहां से कहां है? r से लेके इंफिनिटी तक है। ठीक है। अब इतना करने के बाद अपने को थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। ठीक है। एक और मेरे पास कपड़ा था, कपड़े की कमी हो गई है, किसी ने कपड़े को चोरी कर लिया, कोई बात नहीं। अगर कपड़ा चोरी हो गया तो कोई बात नहीं, एक कपड़े से जो इरेज करना है वो इरेज हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट का वैल्यू आ रहा है माइनस में कैपिटल G m अपर लिमिट जब आप पुट करोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट r। अच्छा सर 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 होता है सर। अगर 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। कैपिटल G m अपॉन r, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट का वैल्यू जो हम तब से फाइंड आउट करना चाहते थे, इंटीग्रेशन किया, इधर उधर की कैलकुलेशन की, तब जाके अपने को एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन मिला।
अब ये वर्क डन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने को तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, तो हम फिर से यहां पे क्या करेंगे, जो बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ा है, बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का वैल्यू आ रहा है कैपिटल जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, ये डेल्टा यू को क्या लिखेंगे, डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज का मतलब होता है यू फाइनल दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है, माइनस यू इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन वाज स्मॉल आर, ये इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल जी एम अपॉन आर। इस तरह से हम क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब तुम याद करो बेसिक पोटेंशियल एनर्जी, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं तो किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर आप पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो क्या, एग्जैक्ट पॉइंट पर? तुम बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि तुम देखना क्वेश्चन में रेफरेंस तो हम डिसाइड करते हैं सर, वो जो mgh वाला तुम लिखते थे, तुम बोलते थे कि रेफरेंस लाइन का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, रेफरेंस लाइन से h हाइट ऊपर चले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख दो, रेफरेंस हाइट लाइन से h हाइट नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh लिख दो। तो रेफरेंस लाइन अगर तुम डिसाइड कर रहे हो, इसका मतलब किसी भी पॉइंट का एग्जैक्टली अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो वो नहीं बता सकते, और उससे उसकी जरूरत भी नहीं होती है, अपने को जरूरत होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आ रहा है, कैपिटल जी एम एम अपॉन आर। अब क्या है ना, एनसीईआरटी बुक जो हमारा है या बहुत जो स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं, स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि जब दो मासेस के बीच का सेपरेशन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है ना, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, ये अजम्पशन मानते हैं। ऐसा हमेशा होगा क्या, नहीं सर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे, तुम अगर मेंस के बारे में बात करोगे, तुम अगर नीट के बारे में बात करोगे, तुम स्कूल कॉलेज के एग्जाम के बारे में बात करोगे, तो ये मानते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, उस समय का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, ऐसा मान लेते हैं इफ, ठीक है। तो अगर ये 0 मान लोगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो अगर ये अजम्पशन माना जाए, अगर ये अजम्पशन माना जाए, तब ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्या कि दो मासेस के बीच का गैप अगर स्मॉल आर है तो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का कितना हो जाएगा, माइनस कैपिटल जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एडवांस में क्या करते हैं ना, वो एडवांस में कभी कभी इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं, और वो कर सकते हैं, ये भी तो एक अजम्पशन है ना, ऐसा किसी को पता नहीं कि सही में ऐसा है या नहीं, ये जस्ट एक अजम्पशन है। तो मैं अगर बोलूंगा कि नहीं भाई मैं इसको नहीं मानूं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को कभी भी पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं चाहिए होता है, अपने को चाहिए होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तुम रेफरेंस लाइन किसी को भी मान लो, तुमने देखा होगा, तुमने जब वर्क पर एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेफरेंस पॉइंट सबका आंसर एक आता होगा। रेफरेंस पॉइंट तुम कुछ भी सेलेक्ट कर लो, आंसर में चेंज नहीं आता है, सबका आंसर एक जैसा आता है। तो ये अजम्पशन अगर माना जाए, क्या अजम्पशन है सर, कि व्हेन दो मासेस के बीच का सेपरेशन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, उस केस में उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो आर गैप में पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये अपने को याद रखना है। तो आज के बाद से हम क्या करेंगे ना, अब 95% टाइम में हमेशा यही होगा, तो ये याद रख लेंगे। क्या याद रखना है सर अपने को, कि अगर हमारे पास दो मास का सिस्टम है और दो मासेस के बीच की जो दूरी है वो कुछ तो स्मॉल m की है, m और m, और इनके बीच की दूरी अगर कुछ तो स्मॉल r की है, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस कैपिटल जी एम एम अपॉन आर। अब एक बात जो याद रखने वाली है, क्या, potential energy at any separation small r is minus g m m upon r। अब नेगेटिव क्या होता है, ये जो नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है या वेक्टर है, तो तुम बोलोगे सर एनर्जी है तो एनर्जी तो स्केलर है, ठीक है सर। तो अगर एनर्जी स्केलर है तो फिर ये माइनस क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर एनर्जी स्केलर है तो ये माइनस क्या कर रहा है, माइनस डायरेक्शन बताएगा क्या, तो बोलोगे नहीं सर एनर्जी तो स्केलर था तो माइनस डायरेक्शन कैसे बताएगा। मतलब ये जो माइनस है ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या,
ठीक है। तो एनर्जी अगर स्केलर है, एनर्जी अगर स्केलर है, अगर मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसका एनर्जी है -2 जूल्स का, और सेकंड पार्टिकल है जिसका एनर्जी है +2 जूल्स का। तो यहां पे अगर कोई तुमसे पूछेगा कि क्या दोनों की एनर्जी एक जैसी है, तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं, -2 जूल्स इज अ लेस एनर्जी कंपेयर टू +2 जूल्स। लेकिन मान लो अगर तुमसे ऐसा किसी ने बोला होता कि मेरे पास ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी +2 है एंड ऑब्जेक्ट बी का वेलोसिटी -2 है, तो यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट का स्पीड एक जैसा है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, प्लस और माइनस डायरेक्शन बताते। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर तुमको एनर्जी में, वर्क डन में प्लस माइनस दिखना स्टार्ट हो जाए, अगर एनर्जी में, वर्क डन में प्लस माइनस दिखेगा, तो प्लस और माइनस वहां पे मैग्नीट्यूड को रिलेट कर रहा है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये माइनस कैपिटल जी, अब ये नेगेटिव में अगर ये वैल्यू है, तो ये नेगेटिव में जितना छोटा होता है उतना बड़ा उसका वैल्यू होता है क्या? जैसे -2 और -3 अगर मैं आपको कंपेयर करने को बोलूं, तो -2 का ज्यादा मैग्नीट्यूड है ना -3 के सामने, तो ये याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल M और स्मॉल m जब इनके बीच का सेपरेशन 0 हो जाएगा, जब इनके बीच का सेपरेशन इनके बीच का सेपरेशन जब इन्फिनाइट हो जाएगा, जब सेपरेशन इन्फिनाइट है, उस केस में एनर्जी 0 है। तो 0 एनर्जी मैक्सिमम हो गया, 0 एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी हो गया, नेगेटिव एनर्जी है मतलब एनर्जी कम है। पता नहीं ये समझ में आया कि नहीं, लेकिन ये याद रखना कि दो मासेस का सेपरेशन अगर तुम ऐसे इन्फिनाइट कर दोगे ना, तो वो क्या करते हैं? पास आते हैं। क्यों पास आते हैं? क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है कि ऐसे स्टेट में रहे जिससे सिस्टम की एनर्जी कम हो सके। हमेशा एक सिस्टम ये चाहता है कि मेरी जो एनर्जी है वो कम से कम रहे। तो अगर दो मासेस के बीच का सेपरेशन अगर इन्फिनाइट है ना, तो उस सिस्टम का एनर्जी बहुत ज्यादा है। जितना पास आएंगे एनर्जी क्या होगा? उतना ही कम होगा। आया क्या समझ में ये बात? ठीक है। तो इस तरह से ये नेगेटिव वाले वर्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ना एक कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या हो जाएगा? सर आप अभी तो आपने बात किया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh से लिखते हैं। अब यहां पर आपने क्या कर दिया है? एक नया फॉर्मूला डिराइव करके दे दिया है, -G m/r। तो सर कौन सा फॉर्मूला माने? mgh वाला फॉर्मूला माने या ये फॉर्मूला माने? ठीक है भाई, अब ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को अपने को क्या करना है? थोड़ा एंड करना है। तो हम ये जानते हैं कि अर्थ के सरफेस से अगर h हाइट ऊपर चले जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी mgh से बढ़ गया। अगर ये मान लिया जाए कि अर्थ के सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी 0 था और तुम अगर अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर चले गए, तो ऐसा बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh हो गया। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये जो हमने फॉर्मूला सीखा है, इसमें अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ दिस इज आवर अर्थ, एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, अर्थ का मास है me, और ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, कोई स्मॉल m मास है और ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, तो क्या यहां पर इस सिस्टम का एनर्जी 0 है क्या? नहीं, यहां पर इस सिस्टम का एनर्जी 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो दोनों मासेस के बीच का गैप कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। हम काइनेमेटिक्स में ऐसा मान लेते थे, क्यों? वो अजम्पशन था, इसलिए वैसा चल जाता था। फिर से मैं बता दूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। एनर्जी एट पर्टिकुलर पॉइंट, तुम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते, तो कहीं पर एक जगह रेफरेंस मान लेते थे, उसको रेफरेंस लेके फिर कहीं का भी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते थे। अब ये जो डायग्राम है, इसमें अगर आप देखोगे, मान लो हम अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को रख दे, तो क्या सर इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्या? नहीं, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम इस वाले फॉर्मूले से अगर लिखेंगे, तो देखो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूं, when the gap is re, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस में कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई re, ये सिस्टम का एनर्जी हो गया। ठीक है सर। अच्छा, अब मान लेते हैं कि अगर इस m मास वाले ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, इस m मास वाले ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं,
h हाइट ऊपर। और एक बात याद रखना, ये जो h है वो रेडियस ऑफ अर्थ के सामने बहुत छोटा है, मतलब ये mgh वाला फॉर्मूला तभी तक वैलिड है क्योंकि तुम जानते हो कि h ऊपर जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है। तो अगर h ऊपर जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है तो आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh कैसे लिख सकते हो? तो ये mgh तभी लिखा जा सकता है जब g कांस्टेंट है। और g कहां पर कांस्टेंट होता था? 0 से 10 किलोमीटर का जो रेंज होता था वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या करते थे? कांस्टेंट मानते थे। तो ये mgh का फॉर्मूला जो हम डिराइव करके लाएंगे वो तभी तक वैलिड है जब हम अर्थ के सरफेस से ज्यादा हाइट ऊपर नहीं है, मतलब 0 से 10 किलोमीटर के बीच में। तो अगर इस पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, मैं लिखना चाहता हूं पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द गैप इज re प्लस h, तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस में कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और re प्लस h। इस तरह से लिखते हैं ना, दो मासेस का सिस्टम अगर है हमारे पास, मासेस भी पता है और इनके बीच का गैप भी अगर पता है तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिखेंगे। अच्छा, अब मेरे को लिखना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U। तो डेल्टा U का मतलब हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, लिखते हैं सर। तो डेल्टा U कैन बी रिटन एज फाइनली पोटेंशियल एनर्जी है माइनस कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला माइनस, फिर इसको लिख दो तो ये हो जाएगा प्लस कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय सेपरेशन R। अब इसको ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है, तो ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं। डेल्टा U इज इक्वल टू G MEM और RE कॉमन निकाल दो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं G MEM अपॉन RE ये मैं बाहर निकाल रहा हूं। तो अब फिर से मैं बता दूं कि जब भी डेरिवेशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेप से अपने को जाना होता है, वैसे अगर नहीं जाओगे तो कुछ गलत कहीं और पहुंच जाओगे। GMEM तो दिख रहा था सर, ये RE तो नहीं दिख रहा सर, तो यहाँ पे RE से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे RE से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अगर ये RE बाहर चला गया, डिनोमिनेटर वाला RE बाहर चला गया, तो न्यूमरेटर वाला RE तो बैठा है, माइनस भी ले लेगा, नहीं माइनस नहीं लेते, माइनस नहीं लेते, इसको पहले लिख देते हैं GMEM अपॉन RE, तो 1 बच गया, माइनस में RE डिवाइडेड बाई RE प्लस H लिख दिया सर। ठीक है, डेल्टा U इज इक्वल टू GME, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, G रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE। इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, RE प्लस H माइनस RE डिवाइडेड बाई RE प्लस H, प्लस वाला RE माइनस वाला RE से कैंसिल, प्लस वाला RE माइनस वाला RE से कैंसिल। अगर आप कैंसिल कर दोगे और उसको सॉल्व करने जाओगे, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर क्या आ रहा है, डेल्टा U इज इक्वल टू G, ये RE स्क्वायर से गायब कर दो, GRE इंटू M, इधर बच रहा है एक H डिवाइडेड बाई RE प्लस H। अब तुम देखो, अगर H का वैल्यू RE के सामने बहुत छोटा है, अगर H की कोई औकात नहीं है RE के सामने, तो RE प्लस H को अप्रोक्सीमेटली RE बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, 1 प्लस 0.01 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो वैसा ही कहानी अगर मैं यहां पर देखूं तो इस RE प्लस H को अप्रोक्सीमेटली अगर मैं RE मान लूं तो डेल्टा U का वैल्यू जो है ये RE इस RE से अगर गायब हो जाएगा तो mgh का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम बार बार यूज करते थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सरफेस से h हाइट ऊपर जाओगे तो सरफेस और h हाइट ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आता है, तो mgh का चेंज आता है। तो अगर तुम सरफेस को 0 मान लेते हो तब तुम बोलते हो कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh है। तुम अगर सरफेस पे mgh मान लोगे तो वहां पर 2 mgh लिखेंगे, तुम अगर सरफेस पे माइनस mgh मान लोगे तो वहां पे 0 लिखेंगे। आई होप सबको ये समझ में आया है। तो ये जो मैंने डेरिवेशन बताया है पोटेंशियल एनर्जी का, इससे आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास दो मास का सिस्टम है और उनके बीच की दूरी अपने को पता है, तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, माइनस में कैपिटल G मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय R।
R मतलब दोनों के बीच का गैप। तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब आई होप सबको ये सब कहानी समझ में आया है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो हमने सीखा है, ठीक है, ये mgh कब यूज करना है, जब h का वैल्यू re के सामने बहुत छोटा है, 0 से 10 किलोमीटर। नहीं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो जो मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपने सिखाया है सर, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपने सिखाया है, इसको यूज कहां करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को यूज कहां करेंगे? तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यूज होगा। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या होगा, यूज होगा। चलो देखते हैं। अब मान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है, पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है कि एक मास है m1, पॉइंट मास ले लो m1, इसको ना फिक्स करके रखा है, फिक्स करके रखा है, मतलब भागने नहीं दे रहे। m1 है, फिक्स करके रखा है, भागने नहीं दे रहे, ठीक है। या भागने दे क्या, भागने छोड़ो, फिक्स रखते हैं। और क्या है, यहां पे m2 एक मास है, ये भाग सकता है, फ्री है, ये भाग सकता है, फ्री है। क्या किया हमने, इसको कुछ तो थोड़ा पास रख लो, m2 मास का ऑब्जेक्ट है और इनके बीच का गैप कितना है, कुछ तो स्मॉल a का गैप है। अब इस पॉइंट पे ना मैंने इसको एक स्पीड दिया है, m1 m2 दो ऑब्जेक्ट थे, इनिशियली दोनों के बीच का गैप कितना था, स्मॉल a का गैप था। मैंने इसको v0 स्पीड दिया है, मैंने इसको v0 स्पीड दिया है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, find the value of minimum value of v0 such that the separation between the two masses tends to infinite, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या था, इनिशियली m1 m2 दो मासेस थे, इनके बीच का जो गैप था वो कुछ तो स्मॉल a का था। अब यहां पे ना मिनिमम स्पीड कितना दे, यहां पर मिनिमम स्पीड कितना दे जिससे ये क्या हो जाए, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इन्फिनाइट हो जाए। अब तुम बोलोगे कि सर ठीक है, अगर दूरी इन्फिनाइट करना है तो फोर्स वाला मेथड से अप्लाई कर लेते हैं। अब फोर्स वाला मेथड वाला अगर ख्याल मन में आया है तो उसको वापस भेज देंगे, अगर ख्याल आया है उसको वापस भेज देंगे। क्यों वापस भेजेंगे, क्योंकि ख्याल बहुत ही खतरनाक है और वो जो ख्याल है वो बहुत कैलकुलेटिव है। तो ऐसे ख्याल से बचेंगे जो आपको कैलकुलेशन करने के लिए प्रेरित करे, ऐसे ख्याल से बचेंगे। कैसे सर, तुम जब फोर्स वाला मेथड लगाने जाओगे ना, एक तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर पहुंचे फोर्स अलग, यहां पे पहुंचे तो फोर्स अलग। अगर फोर्स वेरिएबल है मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है और तुमसे वो वेलोसिटी वगैरह पूछना स्टार्ट करेंगे तो उस केस में बिना इंटीग्रेशन के तो काम बनेगा नहीं। तो सर फोर्स वाला मेथड तो सर जम नहीं रहा, सर फोर्स वाला मेथड फालतू लग रहा है। सर क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, और अपने पास क्या हिंट गिवन है, ये बोला गया है कि m1 और m2 v0 स्पीड कितना देंगे जिससे इन दोनों के बीच का जो गैप है वो टेंडिंग टू इन्फिनाइट हो जाए। जस्ट इंफिनिटी तक मैं इसको पहुंचाना चाहता हूं, जस्ट इंफिनिटी तक। यही बोला है ना, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v0, मैं जस्ट उसको इन्फिनाइट गैप तक पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं अगर देखूं इस पॉइंट पर, अच्छा मैं यहां से लेके, इफ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, मैं ए से बी तक एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं क्या? कैसे सर, एनर्जी कंजर्व कैसे कर सकते हो सर? अब एनर्जी कंजर्वेशन तो वर्क पर एनर्जी में सीखा था, अब यहां पे कैसे कर लोगे? देखते हैं कर पाएंगे नहीं, कंडीशन देखते हैं। तो याद करो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एक रूल के साथ आता है। एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं? जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है, उस केस में हम क्या बोलते हैं
कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनली। अब टोटल एनर्जी का मतलब हो गया किसी भी पॉइंट पर अगर टोटल एनर्जी जानना है तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स ही तो है V0, क्योंकि हमने एक बार इसको V0 स्पीड देके छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल एजेंट इसको यहां तक लेके जा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट ने स्टार्टिंग में V0 धक्का देके छोड़ दिया है। मतलब जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है उस केस में क्या है, इट इज ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्टिंग। तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर, तो सर एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो एनर्जी अगर आप कंजर्व करोगे तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, आप इक्वेशन लिखोगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी लिखना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना है और काइनेटिक एनर्जी भी लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस में कैपिटल जी, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ऑफ नहीं, स्क्वायर कहां से आ गया भाई साहब, फोर्स थोड़ी लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई ए प्लस हाफ। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसको तो फिक्स रखा है, ये तो भाग नहीं रहा, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना, 0। मतलब सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जब लिखेंगे तो सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है सर, तो हाफ m2 V0 का स्क्वायर। V0 स्पीड जो मिनिमम देना था वो हमने दे दिया, तो हाफ m2 V0 स्क्वायर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट B अगर लिखोगे तो m1 और m2 के बीच का जो गैप है पॉइंट B पर वो कितना हो गया है, वो इन्फिनाइट हो गया है। अभी तो पढ़ा था सर, दो मासेस के बीच का गैप अगर टेंडिंग टू इन्फिनाइट होता है तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0 हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B इज 0। और अगर मैं पार्टिकल को जस्ट इंफिनिटी पे पहुंचाना चाहता हूं, मैं जस्ट इंफिनिटी पे पहुंचाना चाहता हूं, इसका मतलब वहां पे उसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। मेरी चाहत है कि वो इंफिनिटी तक जस्ट पहुंच जाए, ठीक है, उसके पास इंफिनिटी में कोई स्पीड वगैरह ना हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो अगर जस्ट इंफिनिटी में पहुंचाना चाहते हैं तो यहां पे क्या लिख देंगे, 0। काइनेटिक एनर्जी भी कितना, 0, जस्ट पहुंच के रुक जाएगा वहां पे, ठीक है सर। अब तुम अगर देखोगे तो बहुत ही आसानी से कैपिटल G m1 m2 अपॉन a इज इक्वल टू हाफ m2 V0 स्क्वायर। दिस m2 कैन बी कैंसल्ड फ्रॉम दिस m2। और क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो V0 स्क्वायर जो है, V0 स्क्वायर जो है ये 2gm1 ये 2 इधर आया, कैपिटल G m1 डिवाइडेड बाई a, दैट इंप्लाइज V0 इज इक्वल टू रूट 2gm1 अपॉन a। दिस इज आर आंसर। यही आंसर है जिसकी लड़ाई चल रही थी, यही आंसर अपने को क्या करना था, फाइंड करके लाना था। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी, इस तरह के क्वेश्चन। अब ये जो कहानी है ना, ये डेरिवेशन भी है। तुम देखोगे जब मैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा ना, तो ऐसा ही कुछ कहानी मैं आपको बताऊंगा, मतलब ऐसे ही कुछ डेरिवेशन होता है। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया हो। अच्छा, और कैसा क्वेश्चन कर सकते हैं सर, तो और ऐसी क्वेश्चन है, मैं अभी 2 पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, 3 पार्टिकल ला देते हैं। क्वेश्चन में क्या करते हैं, 3 पार्टिकल ला देते हैं, ठीक है। करना वही होगा, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्व करेंगे और कहानी लिख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 3 मासेस का सिस्टम है, 3 मासेस का सिस्टम है, और आसान करने के लिए मैं आइडेंटिकल मासेस ले लेता हूं, मतलब m1 भी m, m2 भी m, m3 भी m। इससे आसान और कहां, आइडेंटिकल मासेस ले लिया भाई साहब, m1 भी m ले लिया, m2 भी m ले लिया, m3 भी m ले लिया। और क्या है, ये बोला गया है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के एजेस पे रखे हुए थे, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो हर एक साइड्स कितने हैं, वो हर एक साइड्स 2a 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 सेपरेशन के हैं, ठीक है। अब इस m1 को देखो, m1 क्या करेगा, m1 एक फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा,
m1 एक फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा, आइडेंटिकल अगर रखा हुआ है सिस्टम, आइडेंटिकल मासेस है, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, तो ये रिजल्टेंट के कारण इधर भागना स्टार्ट करेगा, m2 भी इधर भागना स्टार्ट करेगा, m3 भी इधर भागना स्टार्ट करेगा। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है जब भागते भागते ये लोग करीब आ जाए मतलब कितने करीब आ जाए, इतने करीब आ जाए कि इनके बीच का जो गैप है वो 2a से कम होके a हो जाए, m1 यहां, m2 यहां, m3 यहां, इस पॉइंट पर व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, स्टार्टिंग में सबको रेस्ट से रिलीज किया गया है, स्टार्टिंग में सिस्टम हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकल्स when the separation changes from a twice a to a। पेन की इंक जो है वो जवाब दे रही है, ठीक है, तो मेरे को पेन का इंक भी डालना होगा। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन चेंजेस फ्रॉम ट्वाइस ए टू ए। अब बहुत ही आसान है, क्यों आसान है, अगर तुम क्या करोगे ना, अगर तुम फोर्स वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो मुश्किल है। क्यों सर, जब फोर्स वाले मेथड से तुम सॉल्व करने को इसकी कोशिश करोगे तो सेपरेशन चेंज हो रहा है। अगर सेपरेशन चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, जो फोर्स है वो वेरिएबल हो जाएगा। फोर्स वेरिएबल मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन को यूज करके अगर स्पीड कैलकुलेट करना हो तो वहां पे इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। और इंटीग्रेशन क्यों करें सर, जब हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो बात बात पे इंटीग्रेशन क्यों करें सर हम, तो इंटीग्रेशन से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, आसान तरीका यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम होना चाहिए। टोटल एनर्जी इनिशियली ये इक्वल होना चाहिए टोटल एनर्जी फाइनली। टोटल एनर्जी इनिशियली अगर आप लिखोगे तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी और इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरे पास तीन ऐसे सिस्टम है जो आइडेंटिकल है, तो मैं किसी एक का पोटेंशियल एनर्जी अगर लिख दूं, किसी एक का पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिख दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करता हूं। कैसे लिखेंगे, माइनस में कैपिटल जी, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। नहीं, स्क्वायर नहीं होता यार, बार बार ये स्क्वायर कहां से आ जा रहा है, 2a gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब ऐसे ऐसे कितने सिस्टम, ये तो मैंने इस वाले सिस्टम का लिखा, ये एक और सिस्टम, ये एक और सिस्टम, तो 3 सिस्टम है सर। तो 3 से आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको मिल गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना होगा, 0 होगा सर, इनिशियली चल थोड़ी रहा था, इनिशियली तो रेस्ट से स्टार्ट किया है, 0 होगा, ठीक है। फाइनली अगर बात करें तो फाइनली इनके बीच का जो गैप है वो 2a से कम होके a हो गया है सर। तो माइनस में कैपिटल जी m स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, माइनस में कैपिटल जी m स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। अब फिर से ऐसे ऐसे कितने सिस्टम है सर, 3 सिस्टम है, ऐसे ऐसे 3 सिस्टम है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बोलूं कि m1 का स्पीड v है, m2 का स्पीड v है और m3, सबका स्पीड आइडेंटिकल कैसे है, सब पे एक जैसा फोर्स लग रहा है, सबका मास भी एक जैसा था, तो सबका जो स्पीड होगा वो भी तो एक जैसा होगा। तो अगर किसी एक का फाइंड आउट कर लिया जाए काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर, ये v का वैल्यू जो है इसी की लड़ाई चल रही है, इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो किसी एक का एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सिस्टम का अपने को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। अब जो भी कैंसिल होता है ना, कैंसिल करो, क्या कैंसिल हो रहा है, 3m m m कैंसिल कर दिया सर, ठीक है। और क्या है, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजोगे तो 3gm अपॉन a माइनस 3 भी तो कैंसिल हुआ ना, 3 तो कैंसिल हुआ, 3 मैंने कैंसिल नहीं किया क्या, ये 3 ये 3 तो कैंसिल हुआ ना, 3 तो 3 गायब हुआ, तो gma इधर आया, माइनस
जी एम अपॉन 2a इज हाफ वी स्क्वायर। जी एम ए पूरा है, जी एम ए डिवाइडेड बाई 2a आधा है, पूरे में से आधे को माइनस करोगे आधा मिलेगा, तो आधा आ गया इधर। कितना आ गया? जी एम डिवाइडेड बाई 2a इज हाफ वी स्क्वायर। हाफ का ये हाफ गायब हुआ, तो सॉल्व करने के बाद जो v का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू जी एम अपॉन ए। ये मेरे पास स्पीड है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि रिलीज किया, रेस्ट से रिलीज किया, तो जब ये लोग a दूरी पर आ जाएंगे तो इनका स्पीड बताओ। आसान था, बस एनर्जी कंजर्वेशन किया सर, आसान था सर, समझ में आ गया सर, आई होप समझ में आया हो। और क्या कर सकते हैं? और भी कुछ क्वेश्चन है क्या? अब और कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं? और भी क्वेश्चन है, एक मान लो क्वेश्चन और ऐसा है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो कहानी है ना, अगर ये कहानी समझ में आ जाएगी तो इसको यूज करके ना वो एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन भी इसी से होता है। अभी मैं वो नहीं बताऊंगा, अभी मैं क्वेश्चंस के बारे में बात कर लूं। कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये बोला गया है कि अर्थ के सरफेस से, क्वेश्चन क्या बोला गया है? अर्थ के सरफेस से एक पॉइंट मास m, अर्थ के सरफेस से एक पॉइंट मास m को ऊपर फेंका गया है। कितने स्पीड से सर? 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया है। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया है फाइंड द, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट मास m, फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट मास m when the object is at a height of, when the object is at a height of re, at a height of re from the surface of earth, from the surface of अर्थ। अब ये जो लेक्चर है ना भाई साहब, ये नीट, जेई, मेडिकल, एडवांस सबके लिए है, ठीक है। बेसिकली एडवांस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसा थोड़ी है कि सीधा ही 100 मीटर हेलीकॉप्टर से कूद जाओगे, ऐसा तो है नहीं कि आप 1000 किलोमीटर से एक ही बार में कूद जाओगे। आप पहले क्या करोगे? पहले आप 10 मीटर से कूदना सीखोगे, फिर 100 मीटर से कूदना सीखोगे, फिर 500 मीटर पे जाओगे, फिर जाके 1000 किलोमीटर में आपको कूदना है पैराशूट लगा के। ऐसा नहीं कि सर छत पे जाके कूद जाएंगे, फिजिक्स वाले सर ने बोला था कि छत से कूदना है तो कूद जाएंगे, ऐसा मत करना भाई साहब। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि अगर मैं एक पार्टिकल को 10 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर फेंकूं तो जब वो RE हाइट पर होगा, अर्थ के सरफेस से RE हाइट पर होगा, तो उस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी ये पूछा गया है, ठीक है। तो अब तुम देखोगे तो बार बार, अगर यहां पर भी देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव का नेचर का है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो ये मान लेते हैं पॉइंट ए, और इधर मान लेते हैं दिस इज पॉइंट बी। अब ये पॉइंट बी कितने हाइट पर है? पॉइंट बी इज एट अ हाइट ऑफ RE, यही तो पूछा गया है। तो टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी इक्वल होना चाहिए पॉइंट बी के टोटल एनर्जी पे। टोटल एनर्जी अगर ए पे लिखेंगे तो पहले लिखेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर अर्थ के सरफेस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ये याद रखने वाली बात है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो कितने स्पीड से फेंका है? 10 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका है, किलोमीटर पर सेकंड है, ये याद रखना, ये मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर सेकंड, अच्छा खासा वैल्यू है। तो हाफ m 1000 किलोमीटर्स को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर होता तो 1000 मीटर होता, ऐसा हो जाएगा ना, स्क्वायर। हाफ m 10,000 स्क्वायर, सही कर रहे हैं बिल्कुल, इक्वल्स टू
ये इक्वल हो जाएगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। अगर आप लिखोगे तो पॉइंट बी पे अर्थ से दूरी कितनी हो गई, पॉइंट बी पे अर्थ से दूरी हो गई -GMEM डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ RE, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ RE प्लस हाफ mV0 स्क्वायर। यही तो अपने को सॉल्व करना है। अब जो कैंसिल हो जाए ना कैंसिल करो, ठीक है, ये RE यहां पे नहीं है, ऐसा जो भी कैंसिल हो जाए m m m m गायब, मतलब ऑब्जेक्ट के मास पे अपना आंसर नहीं डिपेंड करेगा सर, ठीक है। इसको किसको इधर भेजें, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो ऐसा आ रहा है हाफ इसका स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो ये GME/2 RE है, ये GME/RE है, ये जब उधर गया तो माइनस प्लस बन गया, माइनस GME/RE जब इस साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा। ये पूरा, ये आधा, पूरे में से आधे को माइनस करोगे तो आधा बचेगा, तो GME/2 RE ये हमारे पास आ रहा है। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 2 2 2 सब जगह से गायब करो, 2 2 2 2 2 2 2 2 गायब। इधर आ गया 1000 नहीं 10,000 का स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर। ये GME के प्लेस में क्या कर सकते हैं, GR स्क्वायर प्लेस कर सकते हैं क्या, रख दो GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE। ये RE से ये गया। अब तुम देखो इसको ना, इसके आगे अब तुम सॉल्व करो भाई साहब। कैसे सॉल्व करेंगे सर, G का मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं, RE का वैल्यू कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर्स या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स। इसको इधर भेजेंगे, V0 स्क्वायर को इधर भेजेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे, जो भी होगा वो अपना आंसर है। तो ये हमने बात किया पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर। एक छोटा सा डेफिनेशन और बता देता हूं, ठीक है। ऐसे तो ये जो डेफिनेशन है उसको अलग से बताया जाएगा, एडवांस के नाम पे थोड़ा बहुत बताया जाएगा, लेकिन मैं अभी उसका डेफिनेशन बता देता हूं। डेफिनेशन बताऊंगा, ये सब बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट कराएंगे। तो एक लेक्चर में ऐसा रिकॉर्ड करके बता दूंगा जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर को रिलेट करा देंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलाज हम याद कर चुके होते हैं, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो एक बार पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला अगर याद होंगे ना, तो वहीं से हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल के सारे फॉर्मूलाज बना देंगे। तो मैं एक लेक्चर ऐसा रिकॉर्ड कर दूंगा जहां पे ग्रेविटेशनल के फॉर्मूलाज कैसे याद करें इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूला से, वो अपन रिकॉर्ड करके देख लेंगे। एक वर्ड अपने को डिफाइन करना है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब सर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, सर पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आया, पोटेंशियल की क्या जरूरत होगी। तो तुम याद करो, फोर्स हमारे पास था, दो मासेस के बीच में जो फोर्स है वो हमारे पास था, कितना था, कैपिटल G मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट R स्क्वायर फोर्स था। लेकिन फिर भी हमने फील्ड डिफाइन किया था क्या, क्यों, फोर्स दो मासेस की प्रॉपर्टी थी, सोर्स मास की भी टेस्ट मास की भी थी, लेकिन जो फील्ड था वो तो सिर्फ सोर्स मास की प्रॉपर्टी है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दोनों मासेस की प्रॉपर्टी है, सोर्स मास की भी टेस्ट मास की भी। अब मेरे को कुछ ऐसा डिफाइन करना है जिससे मैं सिर्फ सोर्स मास की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। या तुम ऐसा समझ लो, एक मास के आसपास का जो रीजन था, मास के जो आसपास का रीजन था उसको हमने क्या बोला था, फील्ड, और उसको हमने डिफाइन करने के लिए फोर्स का हेल्प लिया था। मास के आसपास के रीजन को डिफाइन करने के लिए आप इस पोटेंशियल का भी हेल्प ले सकते हो। फील्ड और पोटेंशियल दोनों एक ही बात है, फील्ड भी मास के आसपास के रीजन को डिफाइन कराता है, पोटेंशियल भी मास के आसपास के रीजन को डिफाइन कराएगा। डिफरेंस क्या है, फील्ड इज अ वेक्टर मेथड टू डिफाइन रीजन और स्पेस, पोटेंशियल इज अ स्केलर मेथड टू डिफाइन रीजन और स्पेस। अब ये पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं और फाइंड कैसे करते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास, या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। दोनों में से जो भी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी वो आप क्या कर लेना, लिख लेना। तो हमने क्या पढ़ा था कि m1
m2 अगर एक सिस्टम ऑफ मास है और दोनों के बीच का गैप स्मॉल r है, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r, ऐसा कुछ लिखा था क्या? अब इस m1 को अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ दिस इज आर सोर्स मास, ये सोर्स मास है और ये टेस्ट मास है, ये सोर्स मास है और ये टेस्ट मास है, तो अगर मेरे को सोर्स मास की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास कर दो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास, तो ये आ जाएगा G m1 अपॉन r। अब तुम ध्यान से देखो, ये G m1 अपॉन r सिर्फ सोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो ये जो सोर्स मास पे डिपेंड करने वाला फैक्टर है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ पॉइंट मास अगर कभी भी कैलकुलेट करना है तो G m अपॉन r का फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। ये पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया। पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये बिल्कुल वैसी बात है कि जहां पर भी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, यहां पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, 1 kg का मास लाके रख दो, तो m1 और 1 kg के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आया है। तो इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे सैटेलाइट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इनके बीच का रिलेशन क्या है, ऐसा कुछ बात करेंगे, ठीक है। चलो।